यूरोपीय देशों के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी में रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की अपील की है। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज के साथ द्विपक्षीय बातचीत के बाद पीएम मोदी ने कहा कि हमने यूक्रेन संकट के युद्ध शुरू होते ही तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया था। उन्होंने कहा कि इस युद्ध में किसी भी पक्ष की जीत नहीं होगी। पीएम मोदी ने रूस का नाम लिए बिना कहा कि यूक्रेन संकट के कारण तेल और खाद की कीमतें आसमान छू रही है। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 5 खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी के यूरोप दौरे का आज दूसरा दिन है। आज डेनमार्क जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ वो मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी डेनमार्क में भारतीय लोगों को भी संबोधित करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज दूसरा दिन है। आज दूसरे दिन वो डेनमार्क जाएंगे। कल वो बर्लिन में थे, वहां पर भी उन्होंने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित किया था। आज वो डेनमार्क में भी भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल-पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। हमने अपनी तरफ से यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। लोकतांत्रिक देशों के तौर पर भारत और जर्मनी कई कॉमन मूल्यों को साझा करते हैं। इन साझा मूल्यों और साझा हितों के आधार पर पिछले कुछ वर्षों में हमारी द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। हमारी पिछली आईजीसी 2019 में हुई थी। तब से विश्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव डाला है। हाल की जियोपॉलिटिकल घटनाओं ने भी दिखाया कि विश्व की शांति और स्थिरता कितनी नाजुक स्थिति में है और सभी देश कितने इंटरकनेक्टेड हैं। भारत की विदेश नीति की दुनिया में चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए क्योंकि भारत रूस और यूक्रेन जंग में रूस के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। उसके बावजूद अमेरिका भारत पर दबाव बनाए उस स्थिति में नहीं है। उल्टा ब्रिटेन के पीएम भारत आकर कारोबारी रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं और आज पीएम 3 दिनों की यूरोप यात्रा पर हैं और पूरा यूरोप उनके अभिनंदन के लिए पूरी जोश के साथ तैयार है। आखिर पीएम मोदी के पास ऐसा क्या है मंत्र, ये रिपोर्ट। जर्मनी में पीएम मोदी के स्वागत की ये तस्वीरें भारत के बढ़ते हैसियत को बयां कर रही हैं। मोदी उस देश की यात्रा पर गए हैं जो इस जंग में रूस के खिलाफ खुलकर आ गया है और भारत ने अब तक रूस की निंदा में एक शब्द नहीं बोला है। उसके बावजूद जर्मनी में भारत का भगवा पूरे दमखम के साथ फहरा रहा है। देखिए मोदी के स्वागत में ब्रेंडनबर्ग गेट का माहौल कैसे भगवामय हो गया है। अब ये माहौल यूरोप में अगले 3 दिन तक ऐसे ही रहेगा। पूरा यूरोप मोदी मोदी के नारों से गूंजेगा।
भारत माता के जयकारों से गूंजेगा। क्योंकि 2 मई को इंडो जर्मन इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन में हिस्सा लेंगे पीएम। 3 से 4 मई को कोपेनहेगन में नॉर्डिक समिट में हिस्सा लेंगे मोदी जी और 4 मई को फ्रांस में इमैनुअल मैक्रों से मिलकर उन्हें उनकी जीत पर बधाई देंगे। रूस यूक्रेन जंग के बीच मोदी की यूरोप यात्रा के वैश्विक मायने क्या हैं? आइए समझते हैं पूर्व राजनयिक मुकुल सनवाल से। आर्थिक उन्नति है, इसकी तरफ मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री का ज्यादा झुकाव होगा। जर्मनी में वो बिजनेस काउंसिल से मिल रहे हैं और जर्मनी इसकी मदद करने को तैयार भी है। जर्मनी का रुख भी रशिया के एकदम विपरीत नहीं है, क्योंकि 40% उसकी एनर्जी रशिया से आती है। वो फ्रांस में भी एक दिन के लिए रुक रहे हैं और फ्रांस के साथ हमारा मिलिट्री समझौता है। एक हवाई जहाज के इंजन बनाने की बात चल रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से अब ये समय आ गया है कि यूरोप को भी सोचना पड़ेगा कि भारत अब एक कुछ ठोस मदद चाह रहा है, ठोस व्यापार या ठोस वार्तालाप या कोऑपरेशन की बात कर रहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमको आप करिए, तभी हम आगे संबंध बढ़ाएंगे। आत्मनिर्भर भारत को मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री वहाँ एक नया रूप देंगे। इस दौरान भारत जर्मनी डिप्लोमेटिक रिश्तों को 70 साल पूरे हो गए हैं। साथ ही साल 2000 से ही भारत जर्मनी स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं। इस दौर पर वो चांसलर स्कोल्ज के साथ रणनीतिक, क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर चर्चा करेंगे। जर्मन चांसलर और मोदी उद्योग सहयोग के लिए एक बिजनेस राउंड टेबल मीटिंग को भी संबोधित करेंगे। मोदी की इस यात्रा को लेकर विपक्ष भी गदगद है। No, I think it's good that the Prime Minister is again travelling in Europe. Obviously, we're looking at a very tense moment in international affairs, which has serious implications for the whole world, whether it's in the rising price of fuel, petrol, gas, whether it's in the rising price of commodities, shortage of commodities, disruption of supply chains. The whole world is affected. Poor countries are affected, rich countries are affected. And in these circumstances, I think that having a dialogue, talking to these countries, getting a sense of what is on their mind, and in turn, where you need to make your own position clear, making it clear, all of that is a very useful exercise, and I think it's important for India. साफ है, जब भारत को लेकर मोदी ने दुनिया का नजरिया बदल दिया तो विपक्ष क्या चीज है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब बच्चे नेता को आदर्श मानने लगे तो यकीन मानिए आपके नेता में दम है और इसीलिए दुनिया उसकी दीवानी है। बहुत अच्छा था और मैंने उनसे कहा कि यू आर माई आइकॉन और मेरे को गर्व है कि आप हमारे देश के पीएम मोदी जी हैं। और जब मैंने उनको पेंटिंग दिखाई तो उन्होंने बोला शाबाश, और मैंने उन्हें बोला कि ये देखिए मैंने आपके लिए बनाया, तो उन्होंने सिग्नेचर दिया अपना और मैं बहुत खुश हूँ उनसे मिलके। एंड यस, ही इज माई आइकॉन। भारत सदियों से इस दिन का इंतजार कर रहा है जब दुनिया उसकी क्षमता का लोहा माने। दुनिया में भारत की ऐसी साख, ऐसी इज्जत पर पूरा भारत आज गौरवान्वित है। सबका ले लो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री के यूरोप दौरे से पर ही आज हम अपनी बहस की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ 5 खास मेहमान हैं। मंजू सेठ जी हैं, पूर्व राजनयिक हैं। डॉक्टर धीरज कौल जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। मेजर रिटायर AK सिवाज जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और ग्रुप कैप्टन रिटायर MJ एगस्टीन साहब हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सभी का आपका शो में स्वागत है सर। सबसे पहले डॉक्टर धीरज कौल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। भारत की इसे कूटनीतिक सफलता ही तो कहेंगे, क्योंकि भारत एक तरफ रूस के साथ भी अच्छे संबंध बनाकर चल रहा है, क्योंकि भारत हमेशा से कहता आया है कि देश हित सर्वोपरि है। अगर हमें देश हित में अगर तेल खरीदना पड़े रूस के साथ तो हम कर देंगे। भारत के अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध हैं। भारत की यूरोपियन यूनियन के उन मुल्कों के साथ भी अच्छे संबंध हैं जो इस समय यूक्रेन के खिलाफ खड़े हैं। तो इसे कूटनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा सकता है? तो बिल्कुल देखा जा सकता है और मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया इस टाइम जियोपॉलिटिकली बेस्ट पोजीशंड है
एक पीस लाने के लिए खित्ते में। और क्योंकि जैसे आपने बताया रशिया और यूरोपियन यूनियन, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान जो वर्ल्ड की मेजर पावर्स हैं उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। और ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जर्मनी जो पूरे यूरोप की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, वहाँ पे भारत के अभी करार हो रहे हैं, जिसके बात हो रही है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी। तो इंडिया इज वेरी राइटली पोजीशन्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी ओवरऑल रेपुटेशन ग्लोबल लीडर की बहुत स्ट्रांग है और उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स दोनों लीडर्स के साथ, मैटर ऑफ फैक्ट यूरोपियन यूनियन के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के बहुत अच्छे हैं। और मुझे लगता है ये समय है जब भारत अपना एक निर्णायक रोल प्ले कर सकता है वर्ल्ड पीस लाने के लिए, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और भारतीयों के लिए बहुत ही गर्व का मोमेंट होगा। धीरज कौल जी, सीधा अगर हम कहें तो भारत अब यूरोपियन यूनियन से कुछ ठोस चाहता है। वो चाहता है कि जो टेक्नोलॉजी है उसको शेयर किया जाए। अब भारत पहले जैसा भारत नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए बायोटेक में अटैच्ड हूँ और मैं एनालिटिक काम भी करता हूँ कंपनीज के साथ, स्टार्टअप्स के साथ। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जितनी भी बड़ी कंपनियां, 70% ऑफ कंपनियां जो यूएस में स्टार्टअप हैं, उसके वाइस प्रेसिडेंट लेवल और अबव लेवल में इंडियन है, जो भारत के आईआईटीज और आईआईएम से ट्रेंड है। और यहाँ पे जो कल्चर शिफ्ट आ चुका है, जो यूरोप में वो पेनिट्रेशन इंडियंस की अभी नहीं है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो बात होती है कि भारत में वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, उस पर नरेंद्र मोदी जी पिछले 3 साल में बहुत काम कर रहे हैं। और अब मुझे लगता है जर्मनी, जो कि यूरोप का इंजन हब है मैकेनिक्स का, वो भी इंडिया के साथ निगोशिएट करेगा। इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, यूएस से भी होगी, जिससे पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव लेवल पे टेक्नोलॉजी का मास प्रोडक्शन डिवाइसेस का हो सकता है और चाइना से मार्केट शिफ्ट भारत की तरफ होगी। जी धीरज जी, हमारे साथ मंजू सेठ जी भी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, जुड़ी हुई हैं, माफ कीजिएगा। मंजू जी, अगर हम बात करें तो भारत शुरुआत से कहता आया है कि युद्ध का जो हल निकलेगा वो बातचीत से ही निकलेगा, और भारत हमेशा कहता आया है कि शांति के जरिए ही इस युद्ध का हल निकलना चाहिए और दोनों मुल्कों को शांति बनाए रखनी चाहिए। यही बात उन्होंने अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष से जब बात हुई तब कही, रूस के राष्ट्राध्यक्ष से बात हुई तब कही, यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्ष से बात हुई तब कही, और जर्मनी में भी जाकर उन्होंने यही बात कही कि युद्ध से कोई हल नहीं निकलेगा, दोनों ही मुल्कों को शांति बनाए रखनी चाहिए और शांति से ही इस मसले का हल निकलेगा। बिल्कुल, क्योंकि तुमने ये भी साथ में कहा है कि कोई भी विनर्स नहीं होते, कोई भी जीतता नहीं है ऐसे युद्धों में। दोनों का नुकसान होगा, दोनों लूजर्स होंगे, दोनों का नुकसान होगा। और साथ ही में ग्लोबल इकोनॉमी का भी हो ही रहा है और ज़्यादा आगे चल के होगा। तो ये जो यूक्रेन की जो वॉर है, जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है, इसको अब समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों ऐसा चलाते चले जा रहे हैं और क्यों नहीं नेगोशिएशंस आगे चल रही हैं। नेगोशिएशंस के कई सारे दौर हुए, कई सारी बातचीत हुई दोनों ही मुल्कों की, अगर हम बात करें, अगर हम रशिया की बात करें और यूक्रेन की बात करें, लेकिन बातचीत किसी सकारात्मक नतीजे पर नहीं पहुंची। बिल्कुल, और इसके लिए आई थिंक कि दोनों अपने जो गोल पोस्ट हैं बदलते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं अब नई नई डिमांड्स बीच में आ रही हैं, तो इसलिए वो नेगोशिएशंस जो है चलती ही चली जा रही हैं और कोई उसका ठोस आउटकम नहीं निकल रहा है। और इसके लिए भी आई थिंक थोड़ा वर्ल्ड को, वेस्टर्न वर्ल्ड को, यूएस को और यूरोप को थोड़ा प्रेशर डालना पड़ेगा जी, दोनों साइड से, कि इसको बंद करें, नेगोशिएशन से बंद, गिव एंड टेक है थोड़ा करें और इसका कोई नतीजा निकले सकता। लेकिन मंजू जी, जितना प्रेशर रशिया के ऊपर डाला जा रहा है उतना ही ज्यादा वो एग्रेसिव होकर यूक्रेन पर अटैक भी तो कर रहा है। पर प्रेशर डाला जो जा रहा है वो कह रहे हैं हम उससे निकल जाएंगे। ये जो प्रेशर डाल रहे हैं उसके ऊपर सैंक्शंस का, उनको असर हो रहा है, उनके लोगों को असर हो रहा है, लेकिन उनकी सरकार को ऐसा लग रहा है कि इतना असर नहीं हो रहा है, इसलिए वो इतना उसको तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन यूक्रेन पे ही प्रेशर डालना चाहिए, यूक्रेन को इनकरेज कर रहे हैं, आर्म सप्लाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है इनकरेजमेंट हो रही है कि आर्म सप्लाई अगर आप दे रहे हैं तो आप कह रहे हैं आप, क्योंकि वो तो डिफेंड करेंगे, वो अपने देश को तो डिफेंड, तो लेकिन उनको थोड़ा मेरे को लग रहा है इनडायरेक्टली इनकरेजमेंट मिल रहा है कि आप लड़ते रहिए जी। तो ये और इंडिया का तो रहा ही है स्टैंड कि इस पे आप सिर्फ पीस और नेगोशिएशन से, डिप्लोमेसी से ही इसका हल निकाल सकता है, और ये लड़ाई बिल्कुल सही नहीं है जी। AK शिवाजी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। भारत बार बार शांति बनाए रखने की बात कह रहा है, बातचीत से समाधान निकालने की बात कर रहा है, लेकिन रशिया तो ये कह रहा है कि 9 मई
यानी जो विक्ट्री डे है, हम उस दिन तक युद्ध को जारी रखेंगे। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, युद्ध और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है, रशिया और तेजी से यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है, तो समाधान निकलेगा कैसे? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं कि रूस का बेसिक एम ये है कि वो जो डोनबास का इलाका है 9 मई से पहले जीतना चाहता है। जो आपका स्टार्ट होता था खार्किव से, फिर आपका लुहांस्क, डोनेत्स्क, मारियापोल को लेने के वो कनेक्ट करेगा क्रीमिया से, और फिर वो जो एक प्रकार उड़ीसा और खारोसन का जो एक ईस्टर्न क्रेसेंट है उसको लेके बफर जोन बनाना चाहता है। ये अब इसका एम है। जो मिलिट्री और पॉलिटिकल एम अभी जो शिफ्ट हो गया है रूस का, वो चाहता है कि कहीं ना कहीं ये विक्ट्री वो 9 मई से पहले ले ले। मगर ये भी सच है कि यूक्रेन को जो हथियार मिल रहे हैं उसके वजह से यूक्रेन बहुत अच्छा लड़ रहा है। एक इंस्पायरेशन लीडरशिप भी का मुजाहरा किया है जेलेंस्की ने। अभी तक तो डिफेंसिव हथियार मिल रहे थे जिसके अंदर स्टिंजर मिसाइल थी, जेवलिन मिसाइल थी, स्विफ्ट ब्लेड ड्रोन थे, मगर अब ऑफेंसिव हथियार भी आने लगे हैं जिसके अंदर टैंक भी हैं, बस्तरबंद गाड़ियां हैं, अटैक एक्टर हैं और उनके आरटी गन्स हैं। मुझे लगता है कि ये लड़ाई लंबी खिंचेगी और ऐसे में जिस प्रकार से अच्छे और बड़े हथियार मिल रहे हैं अमेरिका और नाटो कंट्री से, तो ये लड़ाई खींचेगी और ये लड़ाई किस मोड़ पे जा सकती है। आपको नहीं लगता सर कि अगर ये लड़ाई खींचेगी तो रूस और ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा और ज्यादा आक्रामक करेगा? हाँ होगा, मगर ये भी सच्चाई है कि रूस ने जो सोचा था वो नहीं हो रहा। रूस ने सोचा था कि बहुत जल्दी ही वो जीत लेगा, वो कार्रवाई ग्राउंड पे नहीं हुई। जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हुए हैं, मैं मानता हूं उसका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है, बट लॉन्ग रन में रूस को फर्क पड़ेगा क्योंकि वो स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से निकल गया है। उसके बाद जो ये ऑयल दे रहा है, जैसे भारत और चीन वगैरह देशों को, वो एक डिस्काउंटेड रेट में दे रहा है। इसके पास 2 ही सोर्स ऑफ इनकम है, एक तो गैस और ऑयल और दूसरा मिलिट्री हार्डवेयर। उन दोनों पे फर्क पड़ेगा आने वाले समय में। और उसकी एक इकोनॉमी कोई बड़ी नहीं है, 12वें नंबर की इकोनॉमी है, $1.43 ट्रिलियन, जबकि भारत की इकोनॉमी ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन। तो ये समझना पड़ेगा कि रूस की क्या काबिलियत है लंबे लड़ाई लड़ने की, क्योंकि ये सच्चाई है यूक्रेन 70 से 80% बर्बाद हो गया है, मगर रूस को भी काफी ठेस पहुंची है। तो ऐसे में रूस को लंबी लड़ाई से रूस को इतना फायदा नहीं होगा, ना यूक्रेन को फायदा होगा अमेरिका को और कुछ एक यूरोपियन कंट्रीज की जिनके हथियार बिक रहे हैं, और फ्रांस और जर्मनी जैसे को भी ज्यादा फायदा नहीं है क्योंकि उनकी ऑयल और गैस जो डिपेंडेंसी रूस पे है 40% ऑयल और ऑलमोस्ट 45% गैस वहीं से आती है। मेजर अली शाह जी, मैं मेजर अली शाह जी के पास भी जाता हूं। मेजर अली शाह जी, AK शिवाजी जी बोल रहे हैं कि ये युद्ध लंबा खींचेगा। अगर ये युद्ध लंबा खींचता है तो नुकसान दोनों तरफों का होगा। अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन को काफी ज्यादा नुकसान हो गया है, लेकिन अगर 9 मई से ज्यादा लंबा ये वक्त अगर खींचता है तो नुकसान रूस को बहुत ज्यादा होगा। जी, मैं जनरल साहब की बात से बिल्कुल, अश्विनी सुभाष ने बिल्कुल सटीक तरीके से समझाया, उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। उन्हें बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है कि ये युद्ध 9 मई तो उनका, क्योंकि वो तो हम अनुमान लगा रहे हैं ना, वो तो उन्होंने बोला नहीं, हम अनुमान नहीं लगा रहे हैं मेजर अली शाह जी, ये रूस की तरफ से अनुमान लगाया जा रहा है। ये हम अनुमान नहीं लगा रहे हैं, ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है। नहीं, रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस माथा तो खींचेगा भाई, अगर यूक्रेन युद्ध बंद नहीं करती है, क्योंकि अमेरिका ने आग में तेल डाला है जी, तो अगर यूक्रेन बंद नहीं करती है तो रूस को तो और आगे बढ़ना पड़ेगा ना जी। तो जनरल सुभाष ने बिल्कुल सही बोला है कि ये युद्ध और बहुत लंबा खींचने वाला है, क्योंकि इसमें अमेरिका चाहती ही नहीं ना कि युद्ध खत्म हो जाए। अमेरिका तो पीठ थपथपाएगी यूक्रेन की और यूक्रेन को ढाल बनाकर उनका अपना उल्लू सीधा करेगी और उनका अच्छे से इस्तेमाल होएगा। और मेरे को सबसे खराब लग रहा है यूक्रेन वासियों के लिए कि वो तो इस्तेमाल हो रहे हैं, बिल्कुल मोहरा बन रहे हैं वो इस युद्ध में। और पता है आपको एक बात आशीष भाई, 30 सेकंड लूंगा मैं जी। सबसे मुश्किल काम मेरे को फौज में कौन सा था? सबसे मुश्किल काम मेरा फौज में ये नहीं था कि बंदूक लेके आप बॉर्डर पे गोलियां का सामना करें ना। सबसे मुश्किल काम मेरा फौज में था जब मैं किसी घर पे फोन करता था कि आपका फादर, आपका बेटा, आपका भाई इस दुनिया में नहीं रहा। सोचिए क्या बीतती होगी मेरे पे। आज भी मैं वो मंजर याद करता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और आप सोचिए वहां तबाही मची हुई है बिल्कुल, और ये युद्ध और लंबा खींचने वाला है, क्योंकि अब ये रूस जो है, तो अपना मैं मानता हूं रूस ने पहली बार तो मिस कैलकुलेट करा,
आप 64 किलोमीटर का लंबा काफिला लेकर घुस गए फॉरेन कंट्री में अटैक करने के लिए। भाई उनको लॉजिस्टिक्स कौन देगा, एडम कौन देगा? आप ये भी सोचिए। आप अगर लेकिन आपको लगता नहीं मेजर अली शाह जी, अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा? नुकसान जरूर रूस का होगा, लेकिन यूक्रेन तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। यूक्रेन के कई बड़े शहर, चाहे मारियोपोल की बात करें, डोनेट्स्क की बात करें, 70 से 80% पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। बिल्कुल 100%, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। और रूस क्या चाह रहा है, जहां तक मेरा अनुमान कहता है कि उनको लैंडलॉक कर दे, मैरियोपोल और वहां उड़ीसा पोर्ट, वहां से पूरा एरिया कब्जा के ब्लॉक कर देगा, तो फिर यूक्रेन को कोई एक्सेस नहीं होगा ना काला सागर के लिए और डॉनबास के इलाकों के लिए। और वहां पे तो स्टील इंडस्ट्रीज भी हैं और वो इंडस्ट्रियल रिच है वो एरिया। तो मैरियोपोल आप देखें तो मैरियोपोल इन्होंने कब्जा किया चेकिन लड़ाकों के थ्रू। वो रमजान कादरों को ले आए, उनको लेफ्टिनेंट जनरल बना दिया पहले दिन उनका बुरान ऊंचा करने के, और वहां पे जो जंग लड़ी जो कि रूस की सेना नहीं कर पा रही थी। रूस के 7-9 जनरल शहीद हुए हैं, उनके 20 जनरल उनको अरेस्ट कर दिया है प्रेसिडेंट पुतिन ने। क्यों? जी आप सही कह रहे हैं मेजर अली शाह जी, युद्ध में नुकसान तो दोनों तरफ से होता है। मैं एमजे गेस्टीन सर के पास चलना चाहूंगा। सर, क्या बातचीत से इस मसले का हल निकल पाएगा? क्योंकि बार बार जो दूसरे मुल्क हैं वो कह रहे हैं कि बातचीत से इस मसले का हल निकाला जाए। जो रूस है वो एग्रेसिव होकर अटैक कर रहा है। रूस ये कह रहा है कि विक्ट्री डे तक तो हम अटैक करते रहेंगे। यूएन चीफ का दौरा भी हुआ लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो क्या बातचीत से हल निकलने की संभावनाएं अभी भी बनी हुई हैं? देखिए, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे भी, सभी दर्शकों से भी। ये जो मसला हम कह रहे हैं, ये मसला क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। मसला ये है कि यूक्रेन को एक वेपन टेस्टिंग ग्राउंड के तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ना कि ये रशिया और यूक्रेन का वॉर है। आप देखिए नेटो का एग्जिस्टेंस क्या है, नेटो क्यों है? नेटो ओरिजिनली बनाया गया था कि यूएसएसआर को कंटेन किया जा सके, और शीत युद्ध के दौरान यूएसएसआर की तरफ से न्यूक्लियर वेपन था तो नेटो की तरफ भी न्यूक्लियर वेपन था। जो एक जमाने में नेटो के खिलाफ था, लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और जो ईस्टर्न ब्लॉक नेशंस थे, आज वो नेटो के मेंबर हैं और लास्ट में ये यूक्रेन को लपेटे में देना चाह रहे हैं। तब यूक्रेन अगर नेटो का मेंबर बन जाएगा, आप सोचिए 500-600 किलोमीटर अगला मॉस्को है। तो मसला ये है। और दूसरा, ड्वाइट आइजनहोवर जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं अमेरिका का, उन्होंने 2 बातें कही और ये बहुत जरूरी है बात समझना। पहली बात उन्होंने ये कही, अगर आप अमेरिका के दुश्मन हो तो खराब है, लेकिन अगर आप अमेरिका के दोस्त हो तो और खराब है। क्यों? क्योंकि तो आपने शुरू में एक बात कही थी, अगर आपको याद हो जी, कि हर देश जो है अपना हित देखता है, और धीरज कौल साहब ने भी इसके बारे में जिक्र किया था। अमेरिका या वो कोई भी देश हो, अमेरिका तो खुलेआम और बिल्कुल नंगा होकर के सर आप ये कहना चाहते हैं कि अमेरिका अपना हित देख रहा है, यूरोपियन यूनियन अपने हित को देख रहे हैं, साध रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में बातचीत से कम इस मसले का हल नहीं निकलने वाला? नहीं, देखिए, हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि ये यूक्रेन और रशिया का वॉर है ही नहीं है। ये हमें समझना जरूरी है। क्यों? यूक्रेन के जो भी इलाके हैं जहां भी लड़ाई हो रहा है, वहां पे नए तरीके के वेपन्स, नए तरीके के रडार, हाइपरसोनिक वेपन्स, हर चीज का टेस्टिंग किया जा रहा है। जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉन्ग्रेशनल कॉम्प्लेक्स, ये दूसरी बात ड्वाइट आइजनहोवर अपने आखिरी दिन कह करके गए थे। इनसे एगस्टीन साहब, क्या ये बात जेलेंस्की को समझ में नहीं आई? क्या उनकी जिद ने इस युद्ध का आगाज किया? को आप बिल्कुल ही इस इक्वेशन से निकाल दीजिए आसिफ भाई। वो बिल्कुल एक मोहरा है, वो सिर्फ कठपुतली है, और उनको ना वो कूटनीति समझते हैं, ना वो मिलिट्री वॉरफेयर समझते हैं। तो उन्होंने किस चीज को दांव पे लगाया? जैसे उन्होंने 50 लाख लोगों को दांव पे लगा दिया सर। उन्होंने एक पूरे मुल्क को दांव पे लगा दिया। उन्होंने एक खुशहाल मुल्क को दांव पे लगा दिया। मसला अमेरिका और रशिया है, ना कि मसला रशिया और यूक्रेन है। जो मसले को समझे हम, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात। और देखिए, हमें बोला जा रहा है, बाइडेन साहब हमको बोल रहे हैं कि आप पक्ष लीजिए। बाइडेन साहब खुद ही इस फसाद के जड़ हैं, अमेरिका खुद ही इस फसाद का जड़ है।
ये हमें समझना जरूरी है, दर्शकों को समझना जरूरी है। अब सीधे अपने मेहमानों के पास चलते हैं, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मंजू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ अगर हम वर्षों की बात करें तो भारत का जो इंपॉर्टेंस है, अगर हम विदेश नीति की बात करें तो वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि भारत अब एक न्यूट्रल जो विदेश नीति है वो अपना रहा है। अगर हम इस जंग की बात करें, रूस यूक्रेन जंग की बात करें, तो भारत ने अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध रखे हैं, भारत ने रूस के साथ भी अच्छे संबंध रखे हैं, भारत ने यूक्रेन के साथ भी अच्छे संबंध रखे हैं और भारत ने यूरोपियन यूनियन के जो मुल्क हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध रखे हुए हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमारे हित में जो है हम वही नीति फॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल अच्छे तरह से फॉलो कर रहे हैं। और ये इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो लीडरशिप है वो समझे और समझाए और कंट्रीज को भी कि हमारे लिए हमारी कंट्री के लिए क्या अच्छा है। और ये हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। और आप देखेंगे और कंट्रीज भी समझ रहे हैं। बीच में इतने हमें पिन प्रिक्स दिए उन्होंने, इतनी चीजें हमको सुनाई गई जब ये वॉर शुरू हुई थी, लेकिन बड़े अच्छे से हमारे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सब ने इतने अच्छे से उसका काउंटर किया, उसका जो रिस्पॉन्स दिया, इट वाज एब्सोल्युटली बिल्कुल ही सही सटीक था। और क्योंकि हम अपने हित को पैरामाउंट रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और हमारा जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जहाँ हम सिचुएटेड हैं, हमें वो भी देखना है। और हमने इसीलिए सबके साथ अच्छे अपने संबंध बनाए हैं, क्योंकि हमें पता है कहाँ पे हमें किस फ्रेंड कहिए या पार्टनर की जरूरत है। और क्योंकि हम इकोनॉमिकली बहुत आगे बढ़ चुके हैं और सब देख रहे हैं एजुकेशन यहाँ पे अच्छी है और हमारे जो इंडियन ओरिजिन लोग हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, उससे भी इमेज का फर्क पड़ता है। और जो अब जो लोग देख रहे हैं, दूसरे देश देख रहे हैं कि इंडिया का जो पोजीशन है वो इम्पोर्टेंट है, क्वाड में भी, इंडो पैसिफिक में भी और वर्ल्ड इकोनॉमी में भी। और मंजू जी, पहले ये कहा जाता था कि भारत जो है वो रूस का सहयोगी मित्र है और देश है। दूसरी तरफ अमेरिका की बात होती थी कि हमें दोनों मुल्कों के साथ बनाकर चलना है। लेकिन इस बार थोड़ा अलग दिखा भारत का रुख। अगर हम बात करें तो भारत अपनी एक तटस्थ भूमिका में नजर आया, किसी के दबाव में नहीं आया। अगर हम इस जंग की बात करें, भारत ने अपना एक न्यूट्रल जो है वो अपना एक दृष्टिकोण लिया, एक न्यूट्रल स्टैंड लिया और उसी स्टैंड पर भारत अभी तक कायम है। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। और आप देख रहे हैं जर्मनी में भी जो न्यू चांसलर आए हैं, शुरू में किसी ने वहाँ जर्मनी से कहा था कि देयर इज अ रीथिंकिंग कि G8 G7 मीटिंग में बुलाया जाए कि नहीं, इनवाइट किया जाए कि नहीं इंडिया को। लेकिन अभी आप देखेंगे नया उनका स्टेटमेंट आया था पीएम के विजिट से पहले। उन्होंने कहा इंडिया को तो हमें बुलाना ही है। उनके मिनिस्टर स्टेट ने कहा कि इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड वी हैव टू, बिल्कुल बुलाना ही है, उसको ऑप्शन ही नहीं है। तो इंडिया को हमारे चांसलर इनवाइट करेंगे। तो आप देखेंगे क्योंकि हमारा, जैसे आपने कहा, बिल्कुल हम किसी के दबाव में नहीं आए, तो उनको समझ रहे हैं इंडिया ने जो लिया है पोजीशन, वो समझ रहे हैं क्यों लिया है और हम समझ रहे हैं हमारे हित में जो है वो करेंगे, कहेंगे। और इसीलिए अब ये सबका और एज अ मार्केट एज वेल, एज अ मार्केट एज वेल वो देख रहे हैं कि हमारे मार्केट के लिए और जो सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना है, टू टेक डीकपलिंग फ्रॉम चाइना, उसमें भी भारत का अहम रोल हो सकता है। तो सब ये देखते हुए सब देश चाह रहे हैं कि हम इंडिया से बिल्कुल सभी मुल्क यही चाहते हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध रहे। मैं AK शिवाज जी आपके पास आना चाहूंगा। अगर ये युद्ध खत्म होता है, युद्ध तो एक दिन खत्म होना ही है, उसके बाद भारत की जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? किस स्थिति में आप भारत को देखते हैं? देखो, अगर ये युद्ध खत्म होता है तो पहली बात तो ये पूरी वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आप देखो सिचुएशन क्या है। ये लड़ाई के कारण कि आपके फ्यूल के रेट आसमान छू रहे हैं, फर्टिलाइजर आपके बहुत ज्यादा कॉस्टली हो गए हैं, और उसके बाद आपके जो फूड आइटम है और वो बड़ा फर्क डाल रहा है आपकी डेवलपिंग कंट्री और पुअर कंट्री। तो भारत चाहता है कि ये लड़ाई पहले तो जल्दी से जल्दी खत्म हो और उसके बाद फिर रिकंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी स्टार्ट होगी यूक्रेन के अंदर, क्योंकि वो तो बर्बाद हो गया है उसका ये। और एक लगता है इस लड़ाई के बाद एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड आएगा जिसमें भारत बहुत बड़ी अहमियत है। जिस प्रकार से आपने जो क्वेश्चन एम्बेसडर साहब से पूछा था कि क्या अभी भारत की ऐसी पोजीशन कैसे है कि भारत को पूछा जा रहा है। देखो, एक नेशनल पावर होती है, उसके अंदर भारत का दर्जा बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि भारत इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रांग है और मिलिट्रीली भी बड़ा स्ट्रांग है।
और आपका जो तीसरा इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक डायनेमिक करिस्मेटिक लीडर है। उससे क्या है, भारत की जो छवि है वर्ल्ड के अंदर वो बहुत बड़ी होगी। भारत आज एक अहम रोल इंडो पैसिफिक में भी करता है। भारत एक पूरे वर्ल्ड की जो जियो पॉलिटिक्स है उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो ऐसे में भारत जो है, आज से 10 से 15 साल जहां भारत को पूछा नहीं जाता था, आज भारत के पास आने के लिए बड़े से बड़े जो लीडर हैं वो आना चाहते हैं। आज आपको अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो सुनते हैं, वो आपकी बात मानते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं AK सिवा साहब कि भारत के पास सभी मुल्क आना चाहते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे यूरोपियन देश हो। डॉक्टर धीरज कौल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अगर हम बात करें भारत की विदेश नीति की, तो पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें, क्या कुछ बदला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि कितनी ज्यादा मजबूत हुई है? देखिए, भारत की स्थिति आई थिंक लास्ट 8 इयर्स, आई वुड स्पेसिफिकली से 2014 स्पेसिफिकली की बात देखें, जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ला रही है और स्ट्रीमलाइनिंग कर रही है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रही है, उससे इंटरनेशनल इमेज बहुत चेंज हुई है अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी जी। भारत की इकोनॉमी $3.3 ट्रिलियन प्रोजेक्टेड है इस साल। दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी 12.2% ग्रोथ रेट के साथ दिख रही है। रशिया की इकोनॉमी 12% कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, 1.7 ट्रिलियन है। और अगर आप रेटिंग की बात करें तो इंडिया नंबर 6 आती है वर्ल्ड में आफ्टर यूनाइटेड किंगडम, यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी, यूके एंड इंडिया, 2.6 ट्रिलियन। तो इंडिया को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। घनत्व के हिसाब से देखिए तो सेकंड लार्जेस्ट पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्योंकि मैं फिजिशियन हूं और फार्मा से अटैच्ड हूं, तो वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग्स इंडिया से आती है। और कोविड के दौरान फार्मा का कितना बड़ा रोल है ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। तो इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल थिंग। अब सिर्फ एक ही चीज बची है, जो लेटेस्ट हाईटेक टेक्नोलॉजी है उसको इंडिया में ट्रांसफर करना चाहिए ताकि हम चाइना से compete कर सकें और बेटर क्वालिटी चाइना, क्योंकि वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर अ सप्लायर। देखिए, वर्ल्ड में दो चीजें हैं, एक है एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी को कंज्यूम करना, उसको स्टोर करना, जिसका रशिया का और सऊदी का उसके ऊपर वर्चस्व है। दूसरा है प्रोडक्शन, वर्ल्ड की फैक्ट्री जो चाइना है। तो अब इंडिया का चाइना को रिप्लेस शायद यही वजह है कि भारत अब यूरोपियन जो मुल्क हैं उनसे चाहता है कि वो उसे कुछ ठोस चीजें दें, खासकर टेक्नोलॉजी की बात कर हम करें तो। एब्सोल्युटली। और वो टेक्नोलॉजी जो नेक्स्ट जनरेशन, देखिए नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी मतलब सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस माइनिंग, एस्ट्रोस्पेस, ये है जो वर्ल्ड को चेंज करेगा। मशीन लर्निंग, इसमें जर्मनी का बहुत वर्चस्व है। जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया एंड यूएस, वहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंडिया आएगी, जॉब्स क्रिएट होंगी और पूरे वर्ल्ड को फायदा मिलेगा। मेजर अली शाह जी, 9 मई को क्या होगा? सीधा सवाल, 9 मई को तो उनका विक्ट्री डे होएगा, वो मनाएंगे, लेकिन युद्ध फिर भी थमने ही नहीं। लोग अनुमान लगा रहे हैं, रूस तो कह रही है कि हम 9 मई तक चालू रखेंगे अपना युद्ध। भाई कोई और अमेरिका नहीं चाह रहा है, अमेरिका नहीं चाह रहा है, और अमेरिका बिल्कुल आग में घी डालने का काम कर रहा है और चलता रहेगा युद्ध। और मास्टर मंजू सेठ मैम ने बिल्कुल ठीक कहा था उस टाइम पे कि भाई, जैसे कि उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री की बात जो थी कि युद्ध में कोई जीता नहीं है, सबका नुकसान होता है इसमें, और नुकसान और होने वाला है। भाई यूक्रेन तो, ऐसा आपने पहले कहा आशीष भाई कि यूक्रेन तो तबाह हो जाएगा, बर्बाद, नाम निशान नहीं मिटने वाला उसका है, मिटने वाला उसका। नुकसान रूस का भी बहुत हो रहा है, इकोनॉमिकल के तौर पे, सैंक्शंस के तौर पे, डिस्ट्रक्शन। मेजर अली शाह जी, समय की थोड़ी कमी है, एक सवाल मुझे MJ अगस्टीन साहब से भी लेना होगा क्योंकि अब कुछ ही पलों का वक्त बचा है। सर, क्या बातचीत से इस मसले का हल निकलेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें भारत का और मोदी जी का भूमिका मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा है। अगर आज के तारीख में किसी एक नेशन ने अपनी सैनिटी बरकरार रखी है, वो है भारत। बाकी सब, इसमें मैंने कुछ आर्टिकल भी लिखा है, बाकी सभी लोग जो हैं या तो इस पक्ष में या उस पक्ष में जाके खड़े हो गए, या तो एक्सिस बन गए। सर, आप कहना चाहते हैं कि भारत को ही पहल करनी चाहिए, दोनों मुल्क के राष्ट्राध्यक्षों को एक साथ बैठाकर बातचीत करनी चाहिए? भारत ही कर पाएगा ये काम जी, और कोई नहीं कर पाएगा। अगर इस तरह की शुरुआत होती है तो बेहतर होगा। बिल्कुल, एक तो अंतर्राष्ट्रीय छवि जो हमारी है वो और ज्यादा मजबूत होगी। वो है ही है। अब अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि इस वॉर में आप देखेंगे कि हमने न्यूट्रल पक्ष दिया, जिसकी वजह से हमारी छवि बहुत, अब हम भारत में रहते हैं इसलिए हमको शायद इसका इल्म नहीं है। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुल्क वालों से, किसी से भी, यूरोपियन से पूछ लीजिए,
वो आपको दबे दबे इससे बताएगा कि आपके लीडर की वजह से और आपके देश के जो हित के जो स्टैंडिंग है और आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है, इनकी वजह से काफी सैनिटी बरकरार है इस दुनिया। जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मंजू सेठ जी, डॉक्टर धीरज कौल जी, मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाज जी, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जी और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड MK एगस्टीन साहब, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो आज की बहस में सभी एक कंक्लूजन पे थे कि अगर युद्ध का नतीजा निकलता है, युद्ध से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, सबसे अहम ये, और बातचीत से ही इस मसले का हल निकलेगा और भारत को इस मामले में एक अहम भूमिका अदा करनी चाहिए। जो हमारे पैनल के लोग थे वो यही कह रहे थे कि भारत ही दुनिया में एकमात्र ऐसा मुल्क बचा हुआ है जिसने इस पूरे युद्ध में तटस्थ मुल्क की भूमिका निभाई है। अगर भारत के कहने के बाद यूक्रेन और रशिया दोनों ही एक साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उम्मीद है कि इस जंग का कोई हल निकलेगा, जंग रुकेगी।